खुद ही को करे बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से यहाँ पूछे बता तेरी रजा क्या है। सभी को हरिओम, जय हिंद, जय भारत। UPSSC की बेहतरीन तैयारी के लिए आप एग्ज़ाम शहर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। हम और हमारी जो टीम है इसके द्वारा आने वाले जो भी UPSSC के अंतर्गत एग्ज़ाम है, जैसे BDO हो गया, वन रक्षक हो गया, लेखपाल हो गया आदि जो भी एग्ज़ाम आएंगे उनकी बेहतरीन सब्जेक्टिव तैयारी कराई जाएगी। सभी को जय श्री राम, नमस्कार। आप सभी का यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम शहर में स्वागत है। आप लोगों ने अभी पिछले वीडियो में देखा है कि हिंदी वर्णमाला के बारे में जाना। अब हम जानेंगे विराम चिन्ह के बारे में। किसी भी वाक्य को लिखने पर उसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा या फिर पूर्ण विराम कहाँ पे कैसे लगेगा, किस अवस्था में, उस चीज को जानेंगे। अब देखते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव या रुकाव से। हिंदी के एक लेखक हुए हैं कामता प्रसाद गुरुजी। इन्होंने अंग्रेजी के जो भी साइन है, जो भी चिन्ह है, विराम चिन्ह जो भी, उसको अंग्रेजी से ही लिया गया है, लेकिन पूर्ण विराम को केवल छोड़ करके बाकी सभी चिन्ह जो है इन कामता प्रसाद गुरुजी ने माने हैं। अब इसमें ये 20 प्रकार के चिन्ह बताए गए हैं, जैसे अल्प विराम हो गया, अर्ध विराम हो गया, पूर्ण विराम है, प्रश्न चिन्ह है, विस्मयादि चिन्ह, निर्देश या संयोजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह। इधर हो गया अवतरण या उद्धरण चिन्ह, उपविराम या अपूर्ण चिन्ह, अपूर्ण विराम, विवरण चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, पाद चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, पाद बिंदु चिन्ह, हंस चिन्ह, टीका सूचक, तुल्यता सूचक, समाप्ति सूचक। अब इसके साइन के बारे में हम लोग जानेंगे और देखेंगे यहाँ पे अल्प विराम में किस टाइप से साइन बनता है। कॉमा, जिसको हम इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं, उसी को हिंदी में अल्प विराम बोलते हैं। फिर हो गया अर्ध विराम। पूर्ण विराम में एक सीधा डंडा देते हैं, सीधी लाइन। प्रश्न चिन्ह में प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मयादि बोधक में इसको इंग्लिश एक्सक्लेमेशन बोलते हैं, एक पूर्ण विराम की तरीके से और उसके नीचे एक डॉट। निर्देश या संयोजक चिन्ह, इसको डैश के रूप में लिखते हैं। इंग्लिश में इसको डैश कहते हैं, लेकिन इसका निर्देशक या संयोजक चिन्ह बोलते हैं। कोष्टक में 3 प्रकार के कोष्टक आते हैं। छोटा कोष्टक का मतलब ब्रैकेट, तो छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। तो इस हिसाब से हमने जाना है कि अल्प विराम में ये कॉमा बोलते हैं, अल्प विराम का साइन, अर्ध विराम का, पूर्ण विराम का, प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, विस्मयादि चिन्ह, निर्देश संयोजक चिन्ह और कोष्टक, छोटा, मझला और बड़ा। अब अवतरण या उद्धरण चिन्ह, इस पे बात करेंगे। रोक दिया। अब देखेंगे अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। इसमें हम ऊपर कोई भी मीनिंग लिखा होता है, उसके ऊपर इस टाइप के कॉमा लगाते हैं, उल्टे कॉमा ऊपर की ओर। उपविराम या अपूर्ण विराम चिन्ह, 2 विसर्ग, विसर्ग के रूप में इन विसर्ग को ही उपविराम बोलते हैं। उसके बाद है विवरण चिन्ह। कोई भी विवरण देना है तो लाइन के ऊपर इस टाइप से हम साइन को बनाते हैं। पुनरुक्ति सूचक में डबल कॉमा का प्रयोग करते हैं किसी भी शब्द या वाक्य को लिखने में। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह में अब आपको हम बता दें, जैसे लिखा है HD इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज, तो इसमें सनातन धर्म इंटर कॉलेज होगा, तो S शॉर्ट में लिखने पर इसी साइन को हम हिंदी में लाघव चिन्ह बोलते हैं, जिनको पॉइंट बोलेंगे। HD इंटर कॉलेज, यही लाघव चिन्ह S बनेगा, ये पूरा 0 होगा, S
लाघव चिन्ह मतलब, और डी, बस इतना अंतर है। लाघव चिन्ह हो गया, उसके बाद में दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जैसे हम बोलते हैं ओम, तो ओम में दीर्घ उच्चारण निकलता है, तो इस हिसाब से साइन को हम दिखाते हैं। पाद चिन्ह, पाद बिंदु, पाद चिन्ह नहीं पाद बिंदु, पाद बिंदु में इस टाइप से हम इसका उपयोग करते हैं। हंस चिन्ह, हंस चिन्ह में ये ग्रेटर देन और लेस देन का साइन जो होता है उसको ऊपर की ओर हम बनाते हैं, ये हंस चिन्ह हो जाएगा, इधर बना भी है। टीका सूचक, टीका सूचक में कोई भी पैराग्राफ दिया होता है, उसमें कुछ अगर उसके बारे में कोई किसी लाइन के बारे में व्याख्या करनी है तो वहां पे स्टार बना के नीचे लिख देते हैं कोई नोट उसके बारे में, तो यहाँ पे प्लस प्लस भी हो सकता है, टू भी और स्टार भी। अब तुल्यता सूचक साइन में, तुल्यता सूचक का मतलब इक्वल, बराबर, बराबर का ये साइन है, इसको हिंदी में तुल्यता सूचक चिन्ह बोलते हैं। अब देखते हैं पाद, ये देखना है यहाँ पे पता करना है कि पाद बिंदु और पाद चिन्ह, इसको भी ध्यान रखना है कि पाद चिन्ह में हम इस हिसाब से साइन लगाएंगे और पाद बिंदु में डिवाइड का साइन होगा, ये समझ लो। तो पाद बिंदु में डिवाइड का साइन होगा और पाद चिन्ह में ऐसे हम नीचे की ओर डैश लगाएंगे। तो आप लोगों ने जाना कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं और इनको हम कैसे कहाँ कहाँ यूज करते हैं, और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि साइन दे दिए, मान लिया 4 साइन दिए, उसमें पूछ दिया कि दीर्घ उच्चारण चिन्ह बताओ, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान देना होगा। अब इसी में से देख लेते हैं, ये साइन दे दिया, ये दे दिया और इक्वल दे दिया, ये दे दिया। अब आपको बताना होगा कि दीर्घ उच्चारण चिन्ह में कौन सा साइन यूज होता है। तो इसमें हम ए बी सी डी, ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही होगा। तब इस चीज को आप लोग समझना है और उस हिसाब से अपने नोट्स भी बनाते रहना है। अब एक लास्ट में देखेंगे समाप्ति सूचक साइन, समाप्ति सूचक में बीच में एक शून्य, दोनों तरफ डैश या फिर ट्रिपल डैश। आपने देखा होगा कोई भी चैप्टर पूरा होता है तो ये ट्रिपल डैश बना देते हैं लगातार, या फिर इस टाइप से साइन बनाते हैं। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए, अभी आपकी व्याकरण सही होगी। और व्याकरण का अर्थ ही यही है कि हमको सही तरीके से लिखना सिखाए और फिर बोलना। और अब आइए देखते हैं जो विराम चिन्हों के बारे में हमने पढ़ा है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन जब बनेंगे उसके बाद में ही आपको उससे आंसर देने की एक योग्यता विकसित होगी। तो आप देखिएगा विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है। हमने पहले ही बताया था कि विराम चिन्ह का अर्थ ठहराव से होता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, राम कहाँ जा रहा है। क्वेश्चन लिखा है राम कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, आप लोगों को बताना है। अब बताना है कौन सा प्रयोग होगा, ये साइन होगा, इस साइन का प्रयोग करेंगे, इसका करेंगे या फिर इसका करेंगे, आपको बताना है। तो ये प्रश्नवाचक शब्द इसमें जुड़ा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अच्छे से बनाते हैं। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन दिया है, किस विराम चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग होता है, किस विराम चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 20 प्रकार के हमने चिन्हों को पढ़ा, उसमें किस चिन्ह का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है व्याकरण में देखा गया है, तो आपको आंसर बताना है।
इसको कमेंट में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इसके बारे में मैं ही बताता हूं। किस विराम चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग होता है? अल्प विराम, जिसको हम कामा बोलते हैं। इस कामा का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद में उप विराम चिन्ह कौन सा है, ये भी पूछा गया है। उप विराम चिन्ह, उप विराम चिन्ह, उप विराम चिन्ह जिसको हम विसर्ग भी बोलते हैं। आप लोग ध्यान दें कि उप विराम चिन्ह का साइन विसर्ग के रूप में होगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, हंस पद किस विराम का नाम है? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और उसके बाद में अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम इसका आंसर देंगे। तब तक आप लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो भी लोग भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास भेजिएगा, लाइक कीजिए, ताकि ये शिक्षा का जो दान है वो जन जन तक पहुँचे और हमारा भारत एक समृद्ध भारत बने। जय हिंद। आइए हिंदी वर्णमाला के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। जैसे प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या 1, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? क्वेश्चन में लिखा गया है भाषा की सार्थक लघुत्तम, दूसरा है पद, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि और चौथा ऑप्शन है वाक्य। अब इसमें आपको बताना है कि लघुत्तम इकाई क्या होगी। इसमें ऑप्शन आएगा ध्वनि, लघुत्तम इकाई ध्वनि होगी। दूसरा क्वेश्चन, दंतव्य व्यंजन बताना है इसमें। पहला ना, दूसरा भा, तीसरा का और चौथा रा। अब इसमें दंतव्य व्यंजन में कौन से आएंगे? ता, था, दा, धा, ना। ता, था, दा, धा, ना, ये पांचों वर्ण दंतव्य में आते हैं। इसमें से आप अब मैच कौन सा ऑप्शन कर रहा है? ना। इसके बाद में क्वेश्चन 3, स्वर ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं, या स्वर ध्वनि के कितने प्रकार हैं? ए में दीर्घ, दूसरा प्लुत, तीसरा ह्रस्व और चौथा सभी। तो आपको बताना है ध्वनि के कितने प्रकार हैं। दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है और ह्रस्व भी होता है, यानी कि इसमें ऑप्शन बनेगा आपका सभी। चौथा क्वेश्चन, ओ कामा औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और औ बोलने में गले पर जोर पड़ रहा है, इस चीज को हमें समझना होगा। उस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से मैच करना पड़ेगा। होंठ का भी प्रयोग हो रहा है और गले पे भी विशेष जोर जा रहा है, इसलिए इसमें ऑप्शन बनेगा कंठोष्ठ, यानी कंठ प्लस ओष्ठ। बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा, तालव्य होगा ही नहीं। दंतोष्ठ, दांतों का प्रयोग जीभ से दांतों संबंध कोई है नहीं। मूर्धन्य होगा नहीं, तो ऑप्शन ये आपका एक बन जाएगा। पांचवा ऑप्शन, पांचवा क्वेश्चन, ए व टा का उच्चारण स्थान बताओ। इसमें दो वर्ण दिए हैं जिनके हमको उच्चारण स्थान बताने हैं। डायरेक्ट आंसर लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिए। ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य, और टा का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। लास्ट 6 नंबर क्वेश्चन, इस ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है। क्वेश्चन ध्यान से सुने, इस ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है।
आंसर में देखें, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहते हैं। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनि को हम अनुस्वार बोलते हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन ब्लैक रीडिंग से लिखा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि पढ़ाई की जो व्यवस्था है जन जन तक पहुँच